I am extremely thankful to Dr. Lala Saraswati Madam for inviting me to deliver this lecture. And all the team of CTRNTI, I am grateful to them also. As this is the gathering of the farmers, so I will first show you, there is a Kurjuli farmer है ना यहाँ कुरजुली के, so one Kurjuli farm, I will show you, and then I will explain about the other matters. आसन का बहुतायत से पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ भी हैं और बड़े, देखिए हर एक साइज का पेड़ है। और इस तरह का पेड़ और आप लोग लगावें, साल के बीच में लगावें या आसन को ही लगावें, जितना ज्यादातर आसन लगाएंगे उतना ज्यादा उत्पादकता बढ़ेगी। अर्जुन का पेड़ का कोसा कॉमर्शियल के लिए ठीक होता है, लेकिन अंड उत्पादन के लिए आपको आसन का पेड़ सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें अंडा की संख्या भी ज्यादा होती है और जो कीड़ा हैं वो अस्थायी रूप से विकसित होते हैं, मतलब बड़े बड़े विकसित होते हैं, अच्छे विकसित होते हैं। इसलिए आसन जो बीज उत्पादन के लिए अति आवश्यक है, आसन को जरूर लगाएं। ये तो हमें जो आज का ये टॉपिक है समावेशी विकास, अंग्रेजी में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो पढ़ लें, और मैं किसान ज़्यादा है इसलिए इसके बारे में बताना चाहूँगा। सो दिस इज ऑल टेलिंग अबाउट द प्रधान एक्टिविटी शमशाद आलम माइट बी आइडेंटिफाइंग, क्योंकि प्रधान जो है वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा पोषित बहुत सारे परियोजनाओं को करके और किसानों को सशक्तिकरण प्रदान किया है, मतलब उनको ज्यादा ज्ञानी बनाया है, क्योंकि वह स्वयं अपने से चलने वाले बन जाएं। तो हम लोगों ने आज जो किया इंक्लूसिव, मतलब समावेशी विकास क्या होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उसका विकास करना, तो हम लोग तो रेशम पालन उन्हीं के लिए ही करते हैं। तो सेरिकल्चर इज तो वन ऑफ द फॉरमोस्ट ड्राइवर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ, वो कैसे होता है, तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बीटीएसएसओ, आप जानते हैं बीएसएमटीसी है खरसावां में, मधुपुर में, वो जो प्रोड्यूस करता है अंडा वो किसान को भी देता है और राज्य सरकार को भी देता है। राज्य सरकार के जो पीपीसी होते हैं वो अंडा को लेके उसको प्रगुणित करके पुनः किसान को देते हैं। यही यहाँ पर बताया हुआ है। जितने भी अंग्रेजी में साइंटिस्ट हैं वो इंग्लिश को पढ़ ले, भर्सन मैं हिंदी में किसानों के लिए बोल देता हूँ। अब ये ऐसा है कि जो वैल्यू चेन, मतलब जो मूल्य आधारित स्तर है, अर्थात जब हम पहला ग्रेनेज करते हैं तो कितना फायदा होता है, दूसरा जब हम पतिया रेशम पालन करते हैं तो कितना फायदा होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इस तरह से स्पिनिंग करते हैं, पोस्ट कोकून वैल्यू चेन, रीलिंग, स्पिनिंग, ट्विस्टिंग, डाइंग, वीविंग, इसमें भी हमें, और बाई प्रोडक्ट का हम लोग आजकल नया जोड़े हैं, जिसमें कि पिछले 10 सालों से डॉक्टर जेना, डॉक्टर ये जो पैथोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर प्रभु वगैरह मिलके इस चीज को बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं। सेरिसिन, फाइब्रोइन जो होता है, जो फिलामेंट का पार्ट होता है, फाइब्रोइन तो मेन मॉलिक्यूल होता है और सेरिसिन उसको पैकिंग करता है, और जितने भी यूटिलिटीज हैं वो बाई प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन है। अब इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सीटीआरएनटीआई आरएनडी के लिए, बीटीएसएसओ सीड के लिए, डॉस से कोऑर्डिनेशन और डॉप से भी कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ये हमारा ट्रैक है तसर का, जो येलो वाला दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं ना कि डेक्कन प्लेटों में जो
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तीनों का जो बाउंड्री से कनेक्टेड एरिया जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तक जाता है, ये पूरा साल का वन क्षेत्र है। इसके बीच में आसन होता है और वहीं पे तसर की झारखंड से उत्पत्ति हुई है। इसको मैं बहुत बार बताता हूं, नए लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि तसर का जो पालतूकरण किया है वो चाईबासा का ही, सिंहभूम का ही किसान किया है हजारों वर्ष पहले से। डाबा जो प्रजाति है इसी पर आधारित है बीएसएमटीसी। बीएसएमटीसी जो खुला 1960-64 के बाद, तो सबसे पहले चाईबासा में इसका इंस्टीट्यूट था। वहां से अंडा ले जाके अलग अलग क्षेत्र में बीएसएमटीसी डाबा का बना। तो जो 22 को बीएसएमटीसी है वो डाबा पर काम करता है, और जो आरटीआरएस जो कहा जाता है वो आरटीआरएस इकोरेस के लिए है, जो जंगली कोसा का संरक्षण करके और उत्पादकता बढ़ाता है, जिससे कि किसान को उसमें क्या हो, एडिशनल इनकम हो। किसान ये तसर पालन क्यों करता है? क्योंकि उसको खेती के अलावे जो धन, जो कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं कैश क्रॉप, है ना, पैसा जो कैश क्रॉप मिलता है वो उस रूप में है ये। तो आप दाहिने तरफ देख रहे हैं, इसमें जंगली और अर्ध जंगली। ये हम क्यों कह रहे हैं? एक रैली आप सुने हैं छत्तीसगढ़ में होता है, वहां के किसान क्या करते हुए रहे पहले कि अंडा को जंगल में छोड़ देते थे 3 साल, 4 साल, 5 साल तक, उसको छूते नहीं थे जरा सा भी नहीं, एकदम सेंचुरी के जैसा पूरा बंद, उसे घुसने नहीं देते थे किसी को। तो वो प्राकृतिक रूप से जब बना तो वही रैली वो पूरा प्योर वाइल्ड हुआ, मतलब हम उसको जरा सा छुए नहीं। लेकिन बाद में जो हम संरक्षण कर रहे हैं, जैसे हम मोदल का कर रहे हैं, जैसे हम लहरिया का कर रहे हैं, जैसे वाइल्ड डाबा का भी कर रहे हैं, या हम मोदिया का कर रहे हैं, इसमें हम ग्रेनेज मैनुअली करते हैं। ग्रेनेज कोसा को लाके ग्रेनेज किए तो वो मैनुअल हो गया, लेकिन अंडा को हम बहुत सारे पेड़ पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल असन अर्जुन पे डालते हैं, जो पेड़ वहां का हो, लेक्रेस्टोमिया हो, जिजीफस हो, जो हो, कोई भी पेड़ पे डाल दिया जाता है, कटहल पर भी डाल दिया जाता है। तो इस तरह से पॉलीफैगी होता है, मतलब बहुत सारे पौधे को खाया, तो वो सेमी वाइल्ड हो गया। क्योंकि हमने उसको मानवीय रूप से इंटरफेयर किया तो वो डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए यहां पर मैंने बाएं तरफ लिखा है कि डाउन द एजेस डाबा का निर्माण हुआ, और दाहिने तरफ क्या हो गया कि जो सेमी वाइल्ड है, अर्ध जंगली, वो हम लोग भंडारा है, लहरिया है, सरिहन है, मोदल है, और वाइल्ड डाबा को भी कहेंगे जो सिंहभूम में है। तो इस तरह से इनका ओरिजिन के बारे में बताए। यही सारंडा सिंहभूम का जंगल है, और हम इस तरह से इंगित किए हैं कि डाबा को विभिन्न क्षेत्र से इसलिए ही ले गया है। अब देखिए, आपको कोसा बहुत तरह तरह का मिलेगा, कोसा एक तरह का नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा ब्लॉक प्लांटेशन का कोसा, फिर मिलेगा जो जंगल में बना हुआ है कोसा, जैसा कि अभी कह रहे थे, पूर्ण अंदर जंगल का भी होगा, और पहाड़ पे जो जंगल है उसका भी होगा, अर्ध जंगल होगा उसका होगा। राइस फील्ड मैं बता देता हूं, हटगमरिया आप जाइएगा, हटगमरिया, तो वहां के धान के खेत के बीच में पेड़ बहुत लगा हुआ है। तो इससे फायदा ये होता है कि पहला वाला क्रॉप जो है अम्पतिया, ये धान का जब खेती होता है उसी वक्त होता है। तो अगर जो किसान के पास धान के खेत में ही पेड़ होगा तो वो अम्पतिया करेगा। इसीलिए हटगमरिया में अम्पतिया बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बाकी जगह में अम्पतिया नहीं होता है, क्योंकि अम्पतिया को करता नहीं है, क्योंकि धान का खेती देख रहा है। तो जब धान का खेती देख रहा है तो अगर उसके आड़ में पेड़ रहेगा तो वो दोनों काम करेगा, मतलब धान का खेती भी हो रहा है और कोसा का पालन भी हो रहा है। ऐसा ही हटगमरिया में है। अब ये देखिए आपको कितना फायदा होता है। ये पहला ग्रेनेज ज्यादातर बीएसएमटीसी करते थे हमेशा, या पीपीसी करने की ओर उनको उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन बाद में बीएसपीयू, बेसिक सीड मल्टी प्रोडक्शन यूनिट करके हम लोग किसान को
प्रशिक्षित किए। प्रधान बहुत ज्यादा इसमें आगे आकर काम किया है, शमशाद जी जानते हैं। तो BSPU बनाया गया, तो उसमें 1 लाख कोसा अगर प्रिजर्व किए 7 महीना तक, तो ये कॉस्ट लगा और इतना कॉस्ट आपको आया। तो आपको प्रतिदिन के स्तर पर 466 रुपया आपको मिल रहा है, तो ये तो अच्छा है। अब आइए कि हम जब अंपतिया करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, ये देखिए। आपको DFL का 3200 रुपया और कुछ केमिकल का 1000, मेंटेनेंस साफ सफाई करने का 1052 रुपया, और आप जो कोकुन निकलेगा 14000, आजकल 70 कोकुन एक इसमें आ जाता है DFL में, तो 200 का कर रहे हैं, तो आपको 49,000 रुपीज आता है जब हम जंगल के पौधा में करते हैं। लेकिन अगर हम ब्लॉक प्लांटेशन में करेंगे तो 20,000 आएगा। तो आपको देख लीजिए दोनों में अंतर होता है, इसीलिए रोपित पौधा लगाना बहुत जरूरी है। आप देखिए किस तरह से फायदा होता है। प्रतिदिन 975 रुपया आ रहा है, और लेकिन ब्लॉक प्लांटेशन में 1440 रुपया। इस तरह से इकोनॉमिक सेकेंड ग्रेनेज, वही जो अभी RD का बात कर रही थी ज्योत्सना, तो क्या है कि रेशम दूत बनाया गया, धीरेन्द्र कुमार जो निदेशक थे वही बनाए थे। उन्होंने देखा कि अंपतिया का कोसा जो हुआ उसको लोग साइकिल पर बेच देते हैं, तो अगर बेच के निकल गया तो चल जाएगा रीलिंग में। तो फिर अगला पालन जो होना है सेकेंड रियरिंग के लिए अंडा का कमी हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को यह बताया गया कि ये जो अंपतिया का कोसा है उसका तुम ग्रेनेज करो, तो ग्रेनेज 25 दिन में खत्म हो जाता है, मात्र 25 दिन में। तो इसमें मान लिया 25,000 कोसा ले लिया एक किसान, तो ये पैसा लगा अपना, और उसके बाद वो जब बेचेगा DFL तो उसको 1,92,000 मिलेगा आज के रेट से। अब आप बताइए कि कितना फायदा हो रहा है। आपको 2577 रुपया डेली के स्तर पर डे के स्तर पर मिल रहा है। ये बताइए कितना आपको इनकम होगा। इसलिए आपको चाहिए कि अंपतिया का कोसा का लीजिए और उसका आप ग्रेनेज कीजिए और अंडा को बांटिए, क्योंकि अंडा का सेकेंड क्रॉप में बहुत डिमांड होता है। सेकेंड क्रॉप में आपको पैसा एडवांस में दे देता है किसान कि हमको सेकेंड क्रॉप दावा करने के लिए हमको अंडा चाहिए, तो वो एडवांस में दे देगा। ये हुआ CSPU, मतलब कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन यूनिट, या उसी वक्त NSB होता है, नेशनल ये न्यूक्लियर सीड प्रोडक्शन। ये प्राइवेट ग्रेन्यूर करके बनाया है प्रधान, और RD करके बनाया है स्टेट गवर्नमेंट रेशम दूत। अब इसके बाद देखो NSR होगा, तो न्यूक्लियर सीड रियरिंग क्यों, ग्रेनेज रियरिंग, सेकेंड रियरिंग जो होगा। न्यूक्लियर सीड सेकेंड जो होता है उसमें 2 फाड़ हो जाता है। एक जो कि अगला वाला कोसा जो हम संरक्षित करने के लिए रखेंगे उसको न्यूक्लियर सीड रियरिंग कहेंगे, और कॉमर्शियल रियरिंग कहेंगे जिसका कोसा को हम बेच देंगे धागाकरण के लिए। तो एक ही क्रॉप सेकेंड वाला जो होता है उसमें 2 होता है, 2 डायरेक्शन। एक डायरेक्शन हो गया जो अगला साल के लिए बीज कोसा के रूप में खरीदेगा, तो उसका ज्यादा दाम मिलेगा, 6 रुपया 6.5 रुपया। तो क्या रहेगा उसमें कि आपको पेब्रिन 0 करा के, एकदम पेब्रिन नहीं होना चाहिए, पेब्रिन 0। अब पेब्रिन 0 बोलेंगे तो कोई लोग बोलेगा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पेब्रिन 0 मैं P4 को जब स्थापित किया कुर्जुली में, तो मैंने देखा कि जंगली डाबा, मतलब जो इकोरेस होता है प्राकृतिक रूप से, जो अभी किसान बोल रहा था, प्राकृतिक जो अपने आप पेड़ पर ऊपर में तितली घूमते रहता है, कहीं भी अंडा दे देता है, उसका कोसा बन जाता है, जो मानव के द्वारा इंटरफेयर्ड नहीं है, वो कोसा में पेब्रिन 0 होता है। अगर उसको आप लेके पालन करेंगे तो आपको 100, 150, 200 कोसा मिल जाएगा जिसमें 0 पेब्रिन होगा। तो जब 0 पेब्रिन होगा तो उस तरह से पालन किया हुआ कोसा को बीज कोसा कहा जाता है। न्यूक्लियस बीज कोसा वो वाला को खरीदेगा ज्यादा दाम में, और उसको क्या करेगा, संरक्षित करेगा 7 महीना तक, अगला फर्स्ट ग्रेनेज के लिए। तो एक तरफ NSR हुआ जिसमें ज्यादा पैसा मिला 509 और 677 रुपया प्रतिदिन। आगे जो कॉमर्शियल होगा इसमें भी लगभग उतना ही है, क्योंकि
थोड़ा सा का अंतर होता है। 75 दिन का हम निकाले हैं प्रतिदिन, क्योंकि लंबा होता है तो कोसा मोटा होता है। आपको मालूम ही है कि डाबा लंबा चलता है तो कोसा मोटा होता है। अब इसमें भी वही है कि जंगल में कीजिएगा तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कुरजुली ऐसा जगह हमने फोटो अपने वीडियो जो दिखाया उसमें पौधा क्या है कि इतना छोटा साइज, मध्यम साइज, बड़ा साइज, उससे बड़ा साइज, सब साइज का पौधा है। तो वहां का कुरजुली का किसान 120 कोसा प्रति BFL लाया है और अवार्ड लिया था 2019 में। तो उत्पादकता आप अपने विभिन्न स्तरों में खिला के कर सकते हैं, जो अभी शमशाद जी ने बताया कि छोटा कीड़ा है तो कोमल पत्ती खिलाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, और उसको नाइलॉन लेग से ढक के रखिए। और आपको जो भी चूना, ब्लीचिंग डालना है वो जरूरी है, इसलिए कि उसमें बीमारी न लगे। जो भी तकनीकी बताया जाता है सीड गारंटी से, उसको पालन कीजिए। इसके बाद ये है कि इंटरक्रॉपिंग कीजिए। जब आप पौधा रोपित करते हैं तो पौधा लग गया और उसके बाद छोड़ दिए तो पौधा सूख जाता है, तो आप बीच में कुछ लगाइए, जैसे ग्राउंडनट लगाइए, ग्रीन ग्राम लगाइए। जो यहाँ कसर में भी कुछ फूल लगाने का भी कार्यक्रम हुआ था, तो आप कुछ न कुछ लगाइएगा तो आप फिर उस पेड़ को देखिएगा ना। जब आप वहां बीच में कुछ लगाइएगा तो उस पेड़ को देखिएगा, देखभाल कीजिएगा, तो तसर का पौधा भी बढ़ेगा और आपका कुछ साथ में उत्पादन भी होगा। तो ये जो उत्पादन होता है 2010 का ये रेट है, अब तो बहुत बढ़ गया होगा। ये इंटरक्रॉप का पैटर्न है। अब ये प्री कोकून वैल्यू चेन में देखिए क्या हो रहा है कि पहला में 466 रुपया, दूसरा में 975 रुपया प्रतिदिन। इस तरह से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्री इकोनॉमिक वैल्यू चेन है। अब रीलिंग स्पिनिंग में जो 3 तरह का मशीन दिखाया है, आंसू जो है पोस्ट कोकन टेक्नोलॉजी का, आप देखिए उसमें MTRC में 399 रुपया प्रतिदिन आता है, MRTM में 329 और MSM मतलब स्पिनिंग जो होता है उसमें 329। ये आप लोग पोस्ट कोकन में अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद बाई प्रोडक्ट का, यूटिलिटीज का तो डॉक्टर प्रभु, डॉक्टर जेना, डॉक्टर JP पांडे भी किए, बहुत सारा चीज ये सब बाई प्रोडक्ट का है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको कोसा में ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो हम लोग ये तकनीकी विकसित कर रहे हैं कि आपको उससे जितना वैल्यू एडिशन, मतलब उसमें और ज्यादा से ज्यादा आप धन प्राप्त कर सके, उसको बिक्री कर सके। तो ये बनेगा कब? अभी तो हमारे स्तर पर है, लेकिन बाद में ये एंटरप्राइज के स्तर पर जाएगा तो वहां भी उत्पादन होगा। ये बहुत तरह की चीजें हैं जिसका आपको दाम बहुत ज्यादा मिलता है। सेरीसिन का लाख रुपया इसका दाम है, तो आपकी उत्पादकता ज्यादा बढ़ेगी ना, तो ये बाई प्रोडक्ट का उत्पादकता भी बढ़ेगा, तो आप अच्छा से अच्छा प्राप्त कर पाएंगे धन। अब इतने तरह का इसमें आपको लाइवलीहुड मतलब जीविका उत्पादन करने, जीविकोपार्जन करने की ये सब प्रक्रियाएं हैं। अब देखिए कि इंटीग्रेटेड सीड सप्लाई, इसको बोलते हैं बाई एनुअल रिप्लेनिशमेंट, मतलब 2 साल में एक बार स्टॉक को बदलना होता है। देखिए तसर में ये बहुत बड़ा चुनौती है कि इसका जो स्टॉक होता है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जाते जाते इसका कमजोर हो जाता है और पेपरिन इंसिडेंस आ जाता है। तो ऐसा होने के लिए P4, P3, P2 और P1 का सीक्वेंस बनाया गया। फर्स्ट ईयर का जो रहा, फर्स्ट ग्रेडेज का ईयरिंग, उसको P4 मल्टीप्लिकेशन और मेंटेनेंस कहेंगे, जो चक्रधरपुर में होता है। वो सेकेंड ग्रेडेज, सेकेंड ईयरिंग P3 न्यूक्लियस सीड मेंटेनेंस होता है करगीकोटा में, P3 स्टेशन है। और फिर सेकेंड ईयर में होगा फर्स्ट ग्रेडेज फर्स्ट ईयरिंग P2 बेसिक सीड मल्टीप्लिकेशन ऑल BSMPC में होता है। उसके बाद सेकेंड ग्रेडेज सीड ईयरिंग ये P1 कॉमर्शियल सीड मेंटेनेंस ऑल PPC डॉस, मतलब जितने फार्मर हैं इनको जाता है। ये तसर सीड वैल्यू चेन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब P4 तसर जब हम एस्टेब्लिश किए तो मैंने इतना इनका पॉइंट बनाया कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ जीरो पेपरिन, मेंटेनेंस ऑफ जीरो पेपरिन, मतलब फील्ड भी जीरो पेपरिन होना चाहिए और इसका स्टॉक भी जीरो पेपरिन होना चाहिए। अगर फील्ड में होगा तो वहां का टेस्ट भी कीजिए, पौधा का टेस्ट कीजिए, पेपरिन है क्या नहीं। तो ये तो हाई क्वालिटी प्रोडक्शन है कोकून का, तो इसमें टेक्निकली स्किल्ड आदमी को यूज होना है।
तो P4 का CTR NTI तो कर रहा है अपने स्तर पर, मैंने इस सेंटर को स्टैब्लिश किया। पैरेलली डॉस भी कुछ कोशिश किए थे कहीं, जहां भी किए हो, लेकिन प्रधान बहुत अच्छा से कर ही रहा है। प्रधान को एक मौका ऐसा है कि नॉर्थ झारखंड में जो भी दुमका, कटोरिया, बांका एरिया है, वहां के किसान थोड़ा ज्यादा संकेंद्रित रहते हैं और बात को सुन के आगे बढ़ा देते हैं। आपको भी उसी तरह का ध्यान लाना होगा, सीखना होगा। तो जीरो पेपरिन का स्टॉक हो, जीरो पेपरिन का फील्ड भी हो, और हाई क्वालिटी मतलब 12 से 14 कोकून ग्राम हो, और उसके बाद सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। देखिए, उसका चयन और उसका हटाना, ये प्रक्रिया तो सब करता है। अगर कोई बहुत आलू प्रोडक्शन करता है तो उसमें से भी सड़ा हुआ हटाता है, कम वाला हटाता है, अच्छा को रखता है, तो इसी को चयन प्रक्रिया कहते हैं। तो आप जितना चयन कीजिएगा, कमजोर को हटाइएगा, अच्छा को रखिएगा, तो आपको अच्छा में अच्छा मिलेगा। ये हम लोग अपने अनुसंधान से आपको बता रहे हैं, और एक सामान्य सी बात भी है। उसके बाद क्या करेंगे, उसका एक रिजर्वायर बनाएंगे, मतलब अच्छे कोकून का, अच्छा में अच्छा कोकून का रिजर्वायर बनाना। तो इसके लिए कुरजुली को हमने सेलेक्ट किया, और निधि को मैंने सलाह भी दिया है कि अगर आपको ब्रीड डेवलपमेंट करना है तो आप कुरजुली में GRF को डिप्यूट कीजिए और वहीं से कीजिए। P3 का फिर थोड़ा कम होगा कंडीशन, P2 का और कम, और P1 में चलेगा, क्योंकि उसका कॉमर्शियल कोकून जो है उसको फिर सीड में हम नहीं लेते हैं, वो रीलिंग में चला जाता है। अगर ले लिए तो वो घातक होगा, बस यही होता है। प्रॉब्लम यही है कि जो कॉमर्शियल कोकून प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप ले लेते हैं बीज में, यही तो दिक्कत है पेपरिंग बढ़ने का। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जो भी, आपको केवल न्यूक्लियर सीड रियरिंग वाला ही कोसा लेना है। अब देखिए, आपको बता रहे थे हम कि कैसे आप आसन और साल के बीच में चक्रीकरण करके आप जीरो पेपरिन स्टॉक प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या कीजिए ना कि आसन और साल के बीच में आसन में ब्रेसिंग कीजिए, और उसका ब्रांच को आप कनेक्ट कर दीजिए साल में, अपने से मत ले जाइए, वो कीड़ा अपने अपने ब्रांच से जाएगा। जब जाएगा तो वो अपने अपने कोसा बनाएगा। इसको प्राकृतिक अर्ध संरक्षण आप कह सकते हैं, सेमी वाइल्ड कंजर्वेशन। इससे आपको जीरो पेपरिन स्टॉक मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको चक्रीकरण होने दीजिए, और उसका स्टॉक को बफर स्टॉक के रूप में यूज कीजिए। यह है प्लान ऑफ वाइल्ड डावा, आसन डावा, रिसाइकलिंग एंड रिट्रीवल। इस प्रोसेस को आप करेंगे, इससे रिजुविनेशन हो जाता है। मतलब तसर का कोसा जो और कीड़ा जो है ना, ये जेनेटिकली स्टेबलाइज नहीं है मलबरी के जैसा। इसलिए अगर इसको स्टेबलाइज करना है तो आपको बीच बीच में इसको सशक्तिकरण प्रदान करना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा। तो इसका कहां सशक्त होता है? साल में होता है। साल में इसका न्यूट्रिएंट होता है। तो आसन से साल में आप ले जाइए अपने अपने, नेवर बाय मैनुअल इंटरवेंशन। आप हाथ से मत छुइए, हाथ से छुइए बस गया, छुआ बस गया। इसलिए इस तरह कीजिए। अब आप बनाइएगा जब कोकून का डिफरेंट क्लास, डाबा में ही आप ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लास बना के इंटर क्रॉसिंग कीजिए, कंपोजिशन कीजिए, सिलेक्शन कीजिए, कंपोजिशन कीजिए, सिलेक्शन कीजिए। इस तरह का जब क्रॉसिंग कीजिएगा, दिस इज द रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल। तो जब क्या हुआ, सेलेक्ट किए अच्छा में अच्छा, फिर क्या किए, जब फिर रियर करके कोकून आया, फिर उसको कंपोजिशन किए, फिर उसमें सिलेक्शन किए, और जो सिग्मॉइड कर्व जो आता है सिलेक्शन का, उसमें से बीच से काट के ऊपर वाला अच्छा वाला लिए। दिस इज द ब्रीडिंग प्लान। अब जो टेक्नोलॉजी तसर ने डेवलप किया है उसमें से सबसे अच्छा नर्सरी है, चौकी गार्डन है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ डाबा। हालांकि ये कॉमर्शियलाइजेशन हमारा नहीं है, आप किसानों का है। झारखंड के किसान ही डाबा को विकसित किए हैं। इसके ऊपर ताली बजाया जाए किसानों के लिए। झारखंड के किसान ही डाबा को विकसित किए हैं। मॉड्यूल फॉर डिसइंफेक्शन और चौकी रियरिंग अंडर नाइलॉन नेट, करीब 29-30 टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप हुआ है, जिनका भले रूप से हर जगह उपयोग हो रहा है। अब आइए कंजर्वेशन इकोनॉमिक्स में। इकोरेस कैसे बनता है ये साइंटिस्ट लोग समझ लेंगे, इसमें ले लीजिएगा। लेकिन किसान लोगों के लिए यह हम बता ही रहे थे कि आप ज्यादा छुइए मत इकोरेस को, अपने अपने होने दीजिएगा तो ज्यादा बढ़ेगा।
अब जैसे कि रैली देखिए, अगर इसका कंजर्वेशन किया तो कितना आ रहा है, 920 कोकून, 8 रुपया का उस वक्त रेट था, अब तो 15 रुपया हो गया होगा। तो उस वक्त का करीब 10 साल पहले का, 15 साल पहले का 8 रुपया रेट था। रैली का कोसा इतना मोटा होता है, उसका फिलामेंट लेंथ 1600 मीटर होता है, जबकि डाबा का 800, 1000 और उसका 1600, 2000 होता है फिलामेंट लेंथ। तो रैली है। उसके बाद लेरिया भी किया जा रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ किया था और माझी में, इसमें भी अच्छा मिला था। लेरिया में क्या होता है, रैली और लेरिया में अंतर हो जाता है। रैली को प्राकृतिक रूप से किया तो सब यूनिफॉर्म मोटा मोटा आता है। लेरिया में क्या होता है कि साल भर में इसका अगर फेवरेबल सीजन है और जिसमें आप नहीं छुए हैं तो मोटा मोटा आएगा, लेकिन आप ज्यादा इंटरफेरेंस किए हैं तो फिर छोटा हो जाएगा। मतलब पहला वाला अगर डीएफएल डाले हैं तो छोटा हो जाएगा। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा टेक्नोलॉजी इकोरेस कंजर्वेशन का भी डेवलप किया है। पॉपुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन रिकॉर्ड हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा है इसमें। अब देखना है कि यहाँ झारखंड में सबसे ज्यादा इकोरेस होता है। झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपको महाराष्ट्र का भंडारा है, आंध्रा लोकल है, वेस्ट बंगाल का तीरा है। और अब ये रिसर्चर्स के लिए हैं ये पॉइंट्स, इस पर आप लोग बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हरि अनंत कथा हरि अनंता, इंसेक्ट केमिकल इकोलॉजी आप सुने होंगे। इंसेक्ट केमिकल इकोलॉजी का मतलब यही है कि इंसेक्ट इस पर क्यों आता है, क्यों पॉलीफाई भी करता है, इस पर आप अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इससे इंसेक्ट न्यूट्रीजीनोमिक्स पर वर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद सीएसबी, डॉस एंड डॉफ का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्लस्टर नहीं बनेगा। एडवाइजरी कमेटी बनना चाहिए, लोकल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट, मनरेगा और यूनिवर्सिटी कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सीएसबी डॉफ कोऑर्डिनेशन, इसमें VSS होता है, वन सुरक्षा समिति और तसर विकास समिति, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, इन सब का सहयोग लेकर और जंगल में आप कोसा का संरक्षण करें। इसमें सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, मतलब आपको प्रशिक्षण करने का काम किया जाए ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी से, जिसमें रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से सहयोग लीजिए। और इसमें क्या है, एक बैक ट्रैकिंग करना होता है। महाजन के पास ना इकोरेस का कोसा पहुंच जाता है, तो आप उससे पीछे होकर जाइए कि महाजन कहां से लिया है, तो आप किसान पास पहुंच जाइएगा। इसलिए बैक ट्रैकिंग कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जंगली कोसा, जंगली अंडा कहां से मिलता है। महाजन का जो ये सब स्टोर होता है, वही कलेक्शन का कंटेंट होता है स्टेट का प्रोडक्शन का। तो जो डाबा बेस्ड है उसमें तो हम जान रहे हैं कि इतना डीएफएस सप्लाई हुआ, इतना कोसा आएगा, लेकिन इकोरेस का काउंटिंग ठीक से करने के लिए महाजन की ओर जाना जरूरी होता है, और तब जाके आप इसको आगे कर सकते हैं। ओवरलैपिंग क्रॉप होता है, इकोरेस में कभी भी फिक्स्ड नहीं होगा। अगर आप डाबा का भी तो 3 दिन तक लेइंग होता है, तो जंगल में सोचिए कि उसका कैसे होता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तो उसमें सब ओवरलैपिंग होता है कोसा बनने का, 1 दिन का नहीं मिलेगा। जंगली अगर कोसा आप लाइएगा तो आपको महीना भर उसमें इमरजेंस होता रहेगा, 15 दिन तक हो जाना ऐसा नहीं होगा डाबा में। इसलिए उसको ऑर्गेनाइज करना एक अलग चैलेंज है। अब जैसे कि ग्रेनेज इंडोर रियरिंग स्प्रेड, जैसे सेमी वाइल्ड के बारे में बताएं। अब देखिए, प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी है। एक कोर बफर जोन किसे कहते हैं, जो कोर एकदम भीतर फॉरेस्ट में, और बफर मतलब बीच का, और पेरिफेरल बाहर। तो कहां पर दीजिए, बीच में दीजिए, यहाँ बफर में दीजिएगा तो अंदर भी जाएगा, बाहर भी आएगा, मतलब वो भीतर भी जाएगा। ये उड़ता है ना, ये तितली उड़ता है, ये तितली उड़ता है बहुत तेजी से, जोर जोर से आता है। ये मैंने देखा है, मैं चक्रधरपुर में बाहर में, आप लोग जानते हैं, बाहर में रख देने से मादा को नर बाहर से आ जाता है, आता है ना, जानते हो ना, आता है बाहर से नर तितली आके उसका मेटिंग करता है वो। अब इसके बाद ये सब टेक्नोलॉजी है कंजर्वेशन का, ये सब प्रोडक्शन है पूरा।
जो हुआ है। ये सब देखो डाबा का गांव का हमने सर्वे किया है, मनोहरपुर जगन्नाथपुर में, बोलानी, रुआम, चौरंजरा, घटपुरी, गंगा, बहुत सारा गांव है जिसमें जंगली डाबा होता है, रेंगबारा, सरबील। तो ये वाइल्ड डाबा का पोटेंशियल बहुत है, उसको रखना जरूरी है क्योंकि ये पेरेंट है डाबा का। ये सब देखो यहीं पर था जो साल में डाल दिया था, उसका ही प्रोडक्शन ठीक से नहीं हुआ था। मैं तुम्हारा बात को मैंने तो समझा ही दिया, तो मैं इसे भी समझाया था कि आप जो डाबा के अंडा को डाल देते हैं साल में तो नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, दिक्कत होगी। थैंक यू।